चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी आज रायबरेली में है। मौजूदा देश में जो राजनीतिक माहौल है, खासकर बिहार चुनाव को लेकर के, उन्हीं विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले योगेंद्र जी ये बताइए, रायबरेली आने का आज का क्या औचित्य है? रायबरेली में स्वराज इंडिया के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता साथियों की एक बैठक थी, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, जहां स्वराज इंडिया के आगे का काम कैसे चले उत्तर प्रदेश में, इसकी रणनीति, इसकी कार्य योजना बनी, उसके लिए क्या स्वराज इंडिया पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने वाली है, चुनाव भी लड़ेगी आगे? पार्टी बनी थी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो थी ही पहले दिन से, लेकिन 2022 में हमने फैसला किया था कि देश के माहौल को देखते हुए हम लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देश के जो प्रमुख विपक्षी हैं उनका समर्थन करेंगे, ताकि जो सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने बीजेपी के अधिनायकवाद का है उसका मुकाबला किया जा सके। तो वो डिसीजन अपनी जगह है, लेकिन जो निकाय के चुनाव है, पंचायत और नगर पालिका, उसमें तो कोई हमारा बैन नहीं, क्योंकि वहाँ ये सवाल ही नहीं होता। तो उसकी जाहिर है हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि इस बार स्वराज इंडिया अधिक जगह में ताकत के साथ गंभीरता से लड़ेगी, संगठन का विस्तार करेगी, अपनी ताकत बढ़ाएगी। बिहार में जो SIR है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर आपने पिटीशन भी किया है और लगातार आप खिलाफत कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि देशवासी इस बात को समझ सके कि आखिर ये है क्या और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। आसान भाषा में एक ही शब्द है, वोट बंदी। जी, आपको दूर से लग रहा होगा कि बिहार में वोटर लिस्ट में कुछ हो रहा है, संशोधन या कुछ हेरा फेरी हो रही है। इसमें ये भ्रांति, नंबर एक, जो कुछ हो रहा है वो केवल बिहार में नहीं हो रहा, बिहार में आज हो रहा है। चुनाव आयोग के लिखित आदेश के अनुसार 6 महीने बाद सबका नंबर आएगा। नंबर दो, ये वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं है, ये वोटर लिस्ट का पुनर्लेखन, बिल्कुल नए सिरे से कोरे कागज पे वोटर लिस्ट बनाई जाए, नए तैयार किए जा रहे हैं। जिसका नाम आज तक वोटर लिस्ट में है उसका अगली बार होने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नए सिरे से बन रही है वोटर लिस्ट। नंबर तीन, अब आपको अर्जी देनी पड़ेगी वोटर लिस्ट में होने की। आज तक मास्टर जी घर पे आते थे, उनकी ड्यूटी थी कि वो आपका नाम लिखें। अब आपकी ड्यूटी है कि आप जाके अप्लाई कीजिए। अप्लाई नहीं किया तो, अगर अप्लाई नहीं किया तो आउट, फिर कोई उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं, कुछ नहीं। और नंबर 4, अब आपको भारतीय होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा हर व्यक्ति को। पहले ये था कि जिस पर संदेह हो उससे पूछा जाता था, लेकिन बाकी से नहीं। अब आपके पुरखे, दादा परदादा सब इसी देश में रहे होंगे, यहीं पैदा हुए हैं, कहाँ जाओगे, लेकिन अब आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और 5वीं चीज, प्रमाण ऐसे मांगे जा रहे हैं जो इस देश के गरीब के पास, अपढ़ व्यक्ति के पास हो नहीं सकते। जो प्रमाण होते हैं लोगों के पास, कौन से होते हैं? राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता है, या ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का जॉब कार्ड होता है। ये चारों अमान्य कर दिए चुनाव आयोग, और कहा है कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र लेके आइए, या आप अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए जिससे जन्म का प्रमाण पत्र निकले, या आप अपना सरकारी नौकरी का आइडेंटिटी कार्ड दीजिए। कहाँ से सामान्य व्यक्ति लाएगा इन चीजों को? जिसका एक ही नतीजा होगा कि कम से कम नीचे के 1/3 लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए ये जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही थी ना, हर व्यक्ति, सिर्फ राजा महाराजा राय साहब को नहीं, अब हर व्यक्ति को वोट मिला। अब वो उस व्यक्ति का वोट छीनने की तैयारी चल रही है, इसीलिए इसको वोटबंदी कहा जा रहा है। और इसीलिए देश के हर नागरिक को आपको क्या समझ में आया कि चुनाव आयोग का क्या मोटिव होगा इसके? अब चुनाव आयोग का क्या मोटिव है, ये काम मैं पत्रकारों पे छोड़ता हूँ। अंदर का मैं तो बाहर से जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग के दिल में क्या है मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। इतना मैं देख पा रहा हूँ कि चुनाव आयोग और बीजेपी में बड़ी जुगलबंदी सी चल रही है आजकल। बीजेपी की इच्छा होती है, चुनाव आयोग का हूबहू वही आदेश आ जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नहीं चाहती थी कि उपचुनाव हो, वो उपचुनाव संवैधानिक रूप से अनिवार्य था, मगर वो नहीं हुआ। तो बीजेपी की इच्छा और चुनाव आयोग के आदेश में इतना साम्य होता है कि देख के लगता है वाह क्या जुगलबंदी है। फिर चुनाव आयोग आदेश देता है और बीजेपी उसके लिए तर्क ढूंढती है, उसको टीवी पे रह के जस्टिफाई करती है, फिर लगता है कि क्या सुंदर जुगलबंदी है। अब ये जुगलबंदी क्यों है और क्या है ये तो आप ही जानते हैं, मैं केवल ये जानता हूँ कि अगर बिहार में
सबसे गरीब लोगों का 10% लोगों का वोट काट दिया जाए तो सबसे ज्यादा वोट कटेगा माले का, राजद का और कांग्रेस का। और जिनका वोट बिल्कुल विपक्षी नहीं दलों का। कटेगा, विपक्षियों का वोट कटेगा, विपक्षियों का। और जिनका बिल्कुल नहीं कटेगा वो है बीजेपी के वोटर, जिनका बिल्कुल नहीं कटेगा। जेडीयू भी तो है। जेडीयू बीच में है कहीं पे। तो जिसको सबसे ज्यादा फायदा है वो बीजेपी है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान है वो विपक्षियों के 3 दल हैं। तो अब आप देख लीजिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो करनी चाहिए। इस देश में अगर वोट का अधिकार छीना जा रहा हो, संविधान की बिल्कुल बुनियादी मान्यता को हिलाया जा रहा हो, तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पिछली सुनवाई में तो जजेस ने बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया, मीडिया ने दिखाया नहीं, वो हमारे देश का मीडिया बड़ा विचित्र आजकल हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाने का तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम जानते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, हम जानते हैं कि आपको अधिकार है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? सारे मीडिया ने पहले 2 सेंटेंस दिखाए, तीसरा सेंटेंस दिखाया नहीं। ये इस देश के मीडिया की स्थिति आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा, आप होते कौन हो नागरिकता का फैसला करने वाले? आप होते कौन हो? इस तरह आपने ये जिस तरह का टाइम टेबल बनाया है, ये तो असंभव है। जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, जस्टिस धुलिया ने कहा तो मेरे पास नहीं है, इसको मीडिया नहीं बताएगा। और बोलने से पहले गला खखारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको सारा मीडिया चला रहा है। मीडिया दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। सच ये है कि हमने मांगा नहीं स्टे ऑर्डर। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस प्रक्रिया को चलने दीजिए, इसको बीच में मत रोकिए। जज ने हमसे पलट के पूछा, अच्छा आप लोग रुकवाना चाहते हो? हमने कहा नहीं, हम रुकवाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस प्रक्रिया के आधार पर वोटर लिस्ट नई पब्लिश न की जाए जब तक चुनाव आयोग हाँ ना करे। हमने कहा हमें तो चाहिए नहीं। खबर क्या बनी? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया। जो हुआ नहीं वो खबर बन गई। जो मांगा ही नहीं आपने। वो इस देश में चलता रहता है। वो अफसाना जिसका, वो बात जिसका सारे अफसाने में जिक्र ना था, वो उनको बड़ी नागवार गुजरी। चलता। क्या लगता है बिहार में अगर मान लीजिए कुछ रिलीफ मिल भी गई तो ये बाद में बाकी देश में भी लागू होगा ऐसा? असली चिंता मेरी यही है। बिहार में तो रिलीफ मिलना ही है, क्योंकि जो चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है उसको अगले 1 महीने में लागू करना तो असंभव था। चुनाव आयोग को खुद समझ आ गया था, इसीलिए उसने कहा कि चलो अब हम डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं चाहिए, इसीलिए सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन मान लीजिए 1 महीने का नहीं, 1 साल का वक्त दे के करें, तब क्या ठीक है? तब भी ये गलत है, क्योंकि ये देश में 75 साल से इस देश में चुनाव आयोग ने काम किया कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करनी है। यूनिवर्सल, हर व्यक्ति को। तो 99.8% भी पर्याप्त नहीं। चुनाव आयोग इंस्ट्रक्शन दिया करता था कि जो लोग सड़क पे सोते हैं उनका वोट कैसे बनना चाहिए, कोई मंदिर में रहता है उसका वोट कैसे बनना चाहिए, कोई सेक्स वर्कर है उसका वोट कैसे बनना चाहिए। यानी कि 99.9 से काम नहीं चलेगा। आपको हर एक सार्वभौम का मतलब हर व्यक्ति का वोट बने। अब ये उल्टी गंगा चला रहे हैं कि किस किस का ना बने। तुम बताओ तुम्हारा क्यों नहीं बनना चाहिए? सारे इन्होंने पूरे देश को शो कॉज नोटिस दे दिया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से आ गए तो उनके भी वोट हैं, इसलिए ऐसा। मैं आपके कार्यक्रम पे चुनौती देता हूँ। अभी बिहार में दिसंबर जनवरी में वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ है, जिसको समरी रिवीजन कहा जाता है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में किसी भी चीज पर आपत्ति दर्ज करवा सके। बीजेपी दिखाए कि उसने बिहार में कितनी आपत्तियां दर्ज की थी विदेशी नागरिकों के बारे में। कुछ अब आके क्या है? और चूंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी का कोई भी कर्मकांड मुसलमान को लाए बिना पूरा नहीं हो सकता। तो अंत में इतना इनका मुसलमान से प्रेम है कि कोई भी इनका कर्मकांड उसके बगैर पूरा, जैसे होता है घर में किसी बुजुर्ग के बगैर पूरा नहीं होता, इनका मुसलमान के बगैर पूरा नहीं होता। तो कोरोना होगा उसके अंदर मुसलमान को लाएंगे, नोटबंदी है तो वहाँ कहीं मुस्लिम एंगल लाया जाएगा। हर चीज में मुस्लिम एंगल लाना है, इसके मुस्लिम एंगल किया जा रहा है। बिल्कुल नोटबंदी वाला खेल है। जैसे नोटबंदी में था, पहले दवा दे दी, फिर खोज रहे थे कि फला बीमारी की दवा है, आपने कहा ना सर दर्द तो ठीक नहीं हुआ, तो कहा नहीं नहीं आपकी चमड़ी देखिए पहले से बेहतर लग रही है। अच्छा बताओ मोशन ठीक हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारा? रोज बीमारी ढूंढ रहे थे दवा देने के बाद। ठीक यही इस बात हो रहा है, दवा दे दी है, अब बीमारियां ढूंढ रहे हैं कि नहीं साहब ये देखिए इससे
डुप्लीकेट वोटर खत्म हो जाएगा। डुप्लीकेट वोटर कतई खत्म नहीं होगा इससे, SIR से, क्योंकि मार्कशीट ही देनी है ना। मैं 5 जगह मार्कशीट अपनी दे सकता हूँ जीरोक्स कॉपी, मेरे को कैसे रोक लोगे आप इससे? तो अब बीमारियां खोज रहे हैं, और इसलिए क्योंकि कोई बीमारी नहीं मिल रही, इसलिए अंत में ले देकर मुसलमान, विदेशी, बांग्लादेशी मुसलमान। और ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि बिहार में अगर कोई विदेशी की समस्या अगर है तो नेपाल की है। बिहार का बॉर्डर नेपाल से मिलता है। अगर लाखों लोग विदेश से आके बसे हुए, बांग्लादेश से तो बॉर्डर जुड़ा नहीं हुआ बिहार का। बॉर्डर जहाँ से जुड़ा है, ये जरूर होगा कि बांग्लादेश से आ सकते हैं, कोई 100, 200, 1000 बांग्लादेशी जरूर होंगे वहाँ के अंदर, उससे ज्यादा तो हो सकता है दिल्ली के अंदर बैठे हों। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो भाई नेपाल के हैं। लाखों नेपाल की लड़कियां हमारे यहाँ ब्याह करके आई हुई हैं, शादी करके आई हुई हैं। अगर आपको विदेशी से चिंता है वास्तव में, अगर वास्तव में चिंता है कि कोई विदेशी नागरिक जो कि फला शर्तों को पूरा नहीं करता इस देश का मतदाता क्यों है, तो आपको नेपाली की चिंता हो। लेकिन वो चिंता इन्हें है नहीं, क्यों? वो हिंदू है। तो इन्हें भारत से, देश से, राष्ट्रीयता से, नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का फसाद करने में दिलचस्पी है, उससे बाहर कोई दिलचस्पी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार हजारों स्कूलों को मर्ज कर रही है, इस पर क्या टिप्पणी है? मैंने पढ़ा, मैं पूरा विस्तार से नहीं जानता, लेकिन ये देश भर में जो प्रक्रिया चल रही है, मर्ज करना एक सरकारी यूफेमिज्म है, एक सुंदर सा नाम है, जिसका मतलब है कि बंद करना है स्कूलों को। अगर 5 स्कूल हैं, 5 में से 4 स्कूल मुझे बंद करने हैं, तो मैं थोड़ी कहूंगा कि मैं बंद कर रहा हूँ, मैं कहूंगा 5 को मर्ज करके मैं और बेहतर बना रहा हूँ। ये पुराने खेल है राजनीति के, ये वही हो रहा है। और दुर्भाग्यवश इस देश में सत्ता ने, सरकार ने बच्चों को शिक्षा देने के अपने मूल दायित्व से पांव खींचने शुरू कर दिए हैं, बावजूद इसके कि राइट टू एजुकेशन नामक कानून है इस देश में, उससे बिल्कुल राइट टू एजुकेशन में जो कुछ है उसका ठीक उल्टा इस वक्त किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चल रही SIR प्रक्रिया और उत्तर प्रदेश सरकार में हजारों स्कूलों के जो मर्जर किए जा रहे हैं उस पर अपनी खुलकर राय दी। नमस्कार।